हेलो बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर आपका बीएस कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जीडी की क्लास लगातार लेकर आ रहे हैं, तो आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं बेटा। तो आप लोग एक बार देखिए इसको। फिर आपको वेलकम टू बीएस कोचिंग सेंटर। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं आज के हम अगले सवाल की तरफ बिना किसी देरी किए हुए। तो हमारा ये सवाल है पहला, क्रॉस ओवर ड्रिबल इज मेनली रिलेटेड टू। क्रॉस ओवर ड्रिबल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से है, तो ये आपको बताना है, शब्दावली है ये। तो बास्केटबॉल, हॉकी और फुटबॉल, बैडमिंटन, ये चार खेल हैं। तो चार में से ये वाला शब्द किससे संबंधित है, ये आपको बताना है बेटा। ठीक है, चलो तो देखते हैं इसका संबंध किस खेल से है। तो इसका संबंध बेटा बास्केटबॉल से है। एक बार देखना है इसको, ठीक है। बास्केटबॉल का संबंध किससे है, क्रॉस ओवर ड्रिबल से। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के कितने सत्र होते हैं। ये रिपीटेड सवाल है, मैंने बताया कई बार। तो संसद के कितने मतलब सदन है, तो दो सदन है बेटा। एक को बोलते हैं लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा जो है जनता के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। और राज्यसभा जो है राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा को हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। और लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। लेकिन कार्यकाल दोनों का कितना होता है, इसका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए बेटा, कम से कम 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी वर्ष चाहिए, 30 वर्ष चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे संसद में दो सदन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अगले सवाल में। भारत में हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस वर्ष के आसपास शुरू हुआ है। तो ये भी सारे बेटा ये सब परिचित सवाल हैं, इतने सवाल कर चुके हैं कि अब तो आपको कुछ को देखना ही नहीं है। तो 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन है। और यह हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। किसके लिए, खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिए। मुख्य फसल इसमें थी गेहूं और चावल। तो सबसे ज़्यादा गेहूं पर जोर दिया गया। इसका सबसे पहला प्रभाव कहाँ पर हुआ, सबसे ज़्यादा प्रभाव हुआ था बेटा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। 1966 में इसकी शुरुआत होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो ये पूरे भारत का पूछ रहा है, किसी राज्य का नहीं पूछ रहा है। 39.3%, 82%, 74.0, 65.46%। तो आपको बता देते हैं बेटा 65.46% महिला की साक्षरता है। और कुल साक्षरता कितनी है भारत की, तो कुल है बेटा 74.04%, जिसमें पुरुष की साक्षरता कितनी है, पुरुष की साक्षरता 82.8%। और महिलाओं के परसेंटेज कितना है, 65.46% है। ठीक है, सबसे अधिक शिक्षित राज्य कौन है, तो वो केरल है। ठीक है, फिर उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद गोवा है। इस बात को आपको याद रखना है। मिजोरम, केरल का जो साक्षरता दर है 94% है। मिजोरम का 91% समथिंग है। गोवा का जो है 88% है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा शिक्षित राज्य शुरू के तीन राज्य में से केरल, मिजोरम और गोवा का स्थान आता है। तो अब हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने की आज्ञा कौन देता है। तो एक बात बता दे बेटा, भारत सरकार के द्वारा एक नीति आई थी 2023 में, जिसको बोलते हैं भारतीय अंतरिक्ष नीति, इंडियन स्पेस पॉलिसी। इसके अंतर्गत स्पेस में जो भी राइट हैं, जो अधिकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतरिक्ष आधारित जितनी भी सेवाएं प्रदान करना है, वो जो है कौन देगा, भारतीय अंतरिक्ष नीति या इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 के माध्यम से। अगर कोई प्राइवेट क्षेत्र की कोई कंपनी है, वो भी आना चाहती है स्पेस के क्षेत्र में रिसर्च या काम करने के लिए, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। हमारे देश में जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, तो उसको बोलते हैं बेटा इसरो। क्या बोलते हैं, इसरो, इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या है, फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वर्ष 93-94 तक भारत में गरीबी रेखा का आकलन यूआरपी डेटा पर आधारित था। यूआरपी का पूर्ण रूप क्या है? देखो 93-94 तो ये डेटा था, लेकिन बाद में क्या हो गया कि आपको आप देखते होंगे नेशनल सैंपल सर्वे नमूना बोलते हैं उसको, NSSO द्वारा जो है गरीबी का आकलन किया जाता है अब। लेकिन ये कह रहा है कि 93-94 तक भारत में गरीबी का आकलन कौन सी संस्था की जा करती थी, तो उसको बताया है यूआरपी। यूआरपी का पूरा नाम क्या होगा, तो यूजुअल रेफरेंस पीरियड, यूनिफॉर्म रिसर्च पीरियड, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड या यूजुअल रिसर्च पीरियड। तो इसका हो जाएगा बेटा यूजुअल रेफरेंस पीरियड, ठीक है। ये संस्था थी जो क्या काम करती थी, गरीबी रेखा का आकलन करती थी। तो इस तरीके से हमारा जवाब ये हो जाएगा। ये रिपीटेड सवाल है, फिर बेटा मैंने बताया बार बार आपको कि सवाल बहुत बार बार आ रहे हैं इसमें, तो आप इस सब सवालों को ध्यान देना है। एक प्रसिद्ध भारतीय लोक नृत्य है जो असम में बिहू उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। तो ये भारतीय लोक नृत्य है, कौन सा है, तो वो बिहू है बेटा, ठीक है। बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पर पुरुष और महिला फसल के कटने पर उसकी खुशी में वहाँ पर डांस करते हैं, त्यौहार मनाते हैं, और यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है ये बिहू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों और उनसे संबंधित संगीत वाद्य यंत्रों का सही ढंग से मेल खाता है, तो यो श्रीनिवास का संबंध मैंडोलिन है। मैंडोलिन एक तरीके का तार से चलने वाला यंत्र है, वाद्य यंत्र है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है, और बिस्मिल्लाह खान को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है, ठीक है। इस बात से आपको याद रखना है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही बेटा, आप बढ़ते रहें आगे। जून 2023 में के मंत्रालय ने घोषणा की कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर में है बेटा, बहुत पुरानी संस्था है। जितनी भी भारत में धार्मिक पुस्तकें हैं उसके प्रकाशन का कार्य गीता प्रेस गोरखपुर करती है, और वो लाभ के लिए काम नहीं करते, बहुत सस्ते दाम पर इनकी किताबें मिलती हैं हमको, ठीक है। तो ये कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, किस मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, तो शिक्षा, पर्यटन और वित्त। तो जाहिर सी बात है बेटा ये शांति पुरस्कार है, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा दिया गया, ठीक है। ये गांधी पीस प्राइज 2002 भारतीय विद्या भवन इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, सर्टिफिकेट दिया जाता है, और 1 करोड़ रुपए की धनराशि दान की जाती है। जिस भी व्यक्ति या संस्था को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो वो गोरखपुर को दिया गया, गीता प्रेस को, जो कि संस्कृति मंत्रालय ने इसको प्रदान किया। तो इस तरीके से हमारा जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। अमृत दीवान कप का संबंध किसके है, तो आप बताएं, अमृत दीवान कप का संबंध किस चीज़ से है एक बार बताएंगे आप, किससे है? नौका दौड़, हॉकी, बैडमिंटन और बास्केटबॉल, ठीक है। तो एक बार इस पर समय ले लीजिए, आप बताइए इससे किसका संबंध किससे है, कौन से खेल से है। ठीक है, तो ऑप्शन में क्या है, बोट रेस है, हॉकी है, और बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है। तो अमृता दीवान कप का संबंध जो है किससे है, बैडमिंटन से है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक। ये है बेटा हैंडबॉल। एक हैंडबॉल मैच का मिनट तक चलता है, मतलब कितने मिनट तक ये गेम चलता है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में 60 मिनट, 70 मिनट, 40 मिनट और 50 मिनट। देख रहे हैं खिलाड़ी हैं, तो 60 मिनट तक जो है कुल मैच
जो 60 मिनट तक ये मैच चलता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, ये आपको थोड़ा फैक्ट वाले सवाल हैं। इसमें निम्न दिए गए त्योहारों में से कौन सा त्यौहार गुजरात से संबंधित है? तो ये गुजरात है, मंदिर है, देख रहे हैं यहाँ पर। ये मंदिर के सामने जो है नृत्य कर रही महिलाएं, तो ये मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात का है। इस तरीके से आपको देखना है, तो इसको समझ में आ गया। तो मोढेरा का संबंध जो है किससे है? गुजरात राज्य से है, लेकिन वो मोढेरा नृत्य है। ठीक है, चलिए। ने सितंबर 2022 में अपनी नई राजनीतिक पार्टी, जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, DAP की स्थापना की घोषणा किसने किया है? तो आपको जानते हैं, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाब नबी आज़ाद। गुलाब नबी आज़ाद कांग्रेस पार्टी के बहुत सीनियर लीडर हैं, नेता हैं। उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को छोड़ करके अपनी खुद की पार्टी बनाया और बताया कि जो कश्मीर है उसमें बेहतर रोजगार के लिए और वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट है रोजगार के लिए, वहाँ शिक्षा के लिए ये वो तत्पर रहेंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसके बाद आज़ाद पार्टी, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की स्थापना करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? गुलाब नबी आज़ाद। तो ने सितंबर 2022 में जैसे ही इन्होंने पार्टी छोड़ा, उधर उन्होंने अपनी नई पार्टी स्थापित कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में भारत में व्यापार की विशेषता को सामान्यतः एक ... रणनीति कहा जाता है। तो मतलब जो पंचवर्षीय योजना है उसको क्या कहा जाता है बताइए? मतलब पहले 7 पंचवर्षीय योजना है, मतलब पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं को व्यापार की विशेषता को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं बेटा अंतर्मुखी व्यापार। अंतर्मुखी व्यापार का मतलब होता है कि दूसरे देशों से आयात करना है, हमें आयात करके जो है उसको क्या करना है? अपने देश को तरक्की में ले जाना है। बाद में जब बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में बनने लगे, तब हम निर्यात के बारे में भी सोचने लगे। ठीक है, तो इनवर्ड ट्रेड का मतलब यही होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा अंतर्मुखी व्यापार। ठीक, आपको पता है, ये भी रिपीटेड सवाल है कि हमारी जो आवर्त सारणी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें जो है 18 समूह है, 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। और 7 क्या है बेटा? आवर्त हैं, पीरियड है। ठीक है, 7 आवर्त हैं, 18 समूह हैं। तो ये कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर स्तंभ उपस्थित हैं? ठीक, देख रहे हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट में क्या है? 18 नंबर तक आता है। तो ये 18 समूहों में विभाजित किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 18 समूह हैं, 18 ग्रुप हैं और 7 आवर्त हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं। और ये पीरियड कैसे होते हैं? पीरियड ऐसे होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ हॉरिजॉन्टल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पीरियड है, 7 आवर्त है और 18 समूह है। इस तरीके से हमारा ये सवाल क्या होता है? पूरा हो जाता है। तो 18 समूह है, यहाँ पर 18 ग्रुप है। तो भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1872, 1862, 1868, 1878। तो बता देते बेटा, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्म्स एक्ट अधिनियम या हथियार अधिनियम इसको कहा जाता है। इसके अंतर्गत 1878 में लॉर्ड लिटन के नेतृत्व में ये पास होता है। इसके अनुसार ये कहा जाता है कि कोई भी भारतीय बिना लाइसेंस के अगर कोई हथियार रखेगा तो गैर कानूनी होगा, और गैर कानूनी होगा तो उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये वाला एक्ट अंग्रेज़ों पर लागू नहीं था, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, तो ये भेदभावपूर्ण एक्ट था जो कि 1878 में आता है। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था, आपको पता होगा। और 1878 में भारत और अफगान ने ब्रिटिश, आंग्ल और अफगान युद्ध भी होता है।
तो ये 2-3 घटनाएं हैं जो आपको याद रखना है 1878 में, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। ये हमारा पूरा हो गया 1878। इसमें कौन थे? लॉर्ड लिटन थे गवर्नर हमारे, ठीक है। चलो फिर आता बेटा सितंबर 2023 में ने नई दिल्ली में गांधी दर्शन, देखो गांधी दर्शन एक जगह है, राजघाट के बगल में है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 12 फीट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया गया। ये देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है। ये हमारे राष्ट्रपति हैं, महामहिम राष्ट्रपति हैं, तो इसमें आपको कुछ बताना भी नहीं, अगर फोटो देखेंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो ये महात्मा गांधी का ये क्या है? प्रतिमा है, 12 फीट की है। तो करा भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा ये किया गया, ठीक है। चलते बेटा हम अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अखम लक्ष्मी देवी, अखम लक्ष्मी देवी को नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत अकादमी अवार्ड प्राप्त हुआ था। तो अखम देवी का संबंध किससे है? तो देखें आप इस फोटो में, पिक्चर में, अखम लक्ष्मी देवी संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2018 मणिपुरी क्लासिकल डांस। तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य में ये पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी 2018 में अखम लक्ष्मी देवी को प्रदान किया गया। और ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा बेटा मणिपुरी हो जाएगा। तो सत्रिया कहाँ का है बेटा? ये असम का है। ओडिसी कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। कथक कहाँ का है? तो ये है उत्तर प्रदेश का है। यक्षगान कहाँ का है? तो यक्षगान अभी हमने कल किया था। यक्षगान जो है कर्नाटक का है, कर्नाटक का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम वो केरल का है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम कथकली, ये दोनों कहाँ से संबंध रखते हैं? केरल से रखते हैं। कुचिपुड़ी का संबंध कहाँ से है? तो कुचिपुड़ी का संबंध जो है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश। इस तरीके से ये हमारे क्या हो गए? शास्त्रीय नृत्य हो गए। तो अखम लक्ष्मी देवी का संबंध, अखम लक्ष्मी देवी का संबंध किस से है? तो वो है मणिपुरी से, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है। सुल्तान अजलान शाह कप की मेजबानी कौन सा देश करता है? तो सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया, ये चारों देश कहाँ से हैं बेटा? ये चारों देश एशिया के देश हैं, ठीक है। और तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। ये अजलान कप है बेटा, ये देखो सुल्तान अजलान कप, तो इसका संबंध इससे है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब संविधान की समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देखते हैं, जब हमारा संविधान बनाया गया था और 26 नवंबर 1949 को ये ग्रहण किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया देश में। तो उस समय ये कहा गया था कि संविधान को लचीला बनाया जाए, कि संविधान को कठोर बनाया जाए। तो अगर कठोर बनाते हैं तो भी प्रॉब्लम है, बहुत लचीला बनाते हैं, कोमल बनाते हैं, हाँ कोमल बनाया जाए या कठोर बनाया जाए, ये बात है। तो कठोर बनाया जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कोमल या सॉफ्ट नेचर का बनाया जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो उसके बीच का कोई नया रास्ता निकाला जाए। तो नया रास्ता निकालने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? लचीला बनाया गया कि संविधान में जब जगह समय समय पर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको हम क्या कर देंगे? लचीला बना देंगे, ताकि उसमें कोई भी संशोधन समय के हिसाब से, समाज के हिसाब से कर सकते हैं। क्योंकि समाज की परिस्थितियां बदलती हैं, उनकी स्थितियां बदलती हैं, फिर ज़रूरतें बढ़ती हैं, नए नए नियम कानून लगाने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। तो इसलिए कह रहा है कि संविधान के समाज की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के साथ अनुकूलित होना, मतलब समय के हिसाब से अपने आप को ढालना कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और बढ़ने की क्षमता का वर्णन किस शब्द से किया जाता है?
कि समय है, समय के हिसाब से संविधान में क्या किया जाए, संशोधन किया जाए। तो वो क्या कह रहा है, अडिग है, अडिग होगा नहीं, अर्धसंघीय है, कठोर है, लचीलापन है। तो इसका जो व्यवहार हो जाएगा हमारे संविधान का बेटा, वो क्या हो जाएगा, लचीला हो जाएगा। तो हमारा संविधान क्या है, लचीला है, ना तो कोमल है ना तो कठोर है, क्या है, लचीला है। जब चाहे ज़रूरत के हिसाब से जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर इसमें संशोधन किया जा सकता है, ये बात हमको बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों ने 20 सवाल किए। और आप सोचेंगे कि यह समय कम क्यों लगा, क्योंकि जैसे जैसे अब हम मंजिल के करीब पहुँचेंगे सारे रिपीटेड सवाल, बार बार आने वाले सवाल हमको मिलेंगे। तो उसमें अपने आप आपको सारी चीज़ें अपने आप जैसे सवाल आएगा याद आ जाएगा। तो इससे आपको लगेगा कि हमें इसमें कुछ नया नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अभी हम ये सेट पर हैं, कल 35 नंबर पर आएंगे, फिर ऐसे 15 सब सेट और बचेंगे। जिस दिन 50 सेट आप पूरा कर लेंगे आपको बहुत गर्वान्वित महसूस होगा और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम बहुत बेहतर रास्ते की तरफ चल रहे हैं। ठीक है बेटा, तो एक बार फिर आपको धन्यवाद करते हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में।